देखिए, निषाद का मतलब होता है नी प्लस सात। मतलब नी मतलब जल और सात मतलब शासन, यानी जल पे शासन करने वाला जो कौम है वो निषाद है। ठीक है। अब इसकी पूरी कहानी आप जानेंगे। जैसे देखिए, निषाद राज गुहा जी हमारे निषाद समाज के आराध्य हैं जी। ठीक है। और आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रभु राम जी के मित्र हैं जी। प्रभु राम जी के मित्र होने के साथ साथ प्रभु राम जी के साथ हमारे प्रभु निषाद राज गुहा जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी। अब यहाँ गौर फरमाने वाली चीज़ है कि निषाद राज गुहा जी का वंश और प्रभु राम जी का वंश कहाँ पर है। प्रभु राम जी का वंश आज समाज की मुख्य धारा में है, समाज का नेतृत्व कर रहा है। और निषाद राज गुहा जी का वंश कहाँ है। निषाद राज गुहा जी का वंश समाज की मुख्य धारा से हट गया है, मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं है। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे समाज के तमाम पुरोधाओं ने जी अंग्रेज़ों को नाव में डुबो कर मारा था। इसमें आपके तिलका माझी थे, समाधान निषाद थे, लोचन निषाद थे, बिरसा मुंडा थे। ऐसे तमाम वीर क्रांतिकारी हुए जिनका नाम हम लोग तो मान लीजिए इतिहासों में देखते हैं और तमाम लोगों का नाम इतिहासों में है ही नहीं। अंग्रेज़ों को जब इसकी जानकारी हुई कि एक ऐसी जाति जो कि यहाँ भारत में निवास करती है, जो कि निषाद के रूप में है, केवट के रूप में है, मल्लाह के रूप में है, बिंद के रूप में है, राजगोड़ के रूप में है, कश्यप के रूप में है, माझी के रूप में है, मजवार के रूप में है, मुजाबिर के रूप में है जी। जब उनको जानकारी हुई कि ये जातियाँ बहुत आक्रामक हैं और ये जातियाँ मिलकर अंग्रेज़ों को शासन करने में बहुत बड़ा बाधा बनेंगी, तो उन्होंने 1872 में कानून लाया। 1872 में कानून लाया। उस कानून के तहत इन जातियों को आपराधिक जाति घोषित किया। क्या जाति घोषित किया। आपराधिक जाति घोषित। आपराधिक जाति घोषित करते हुए इन जातियों को समस्त मूल अधिकारों से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय शिक्षा के अधिकार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो भी अधिकार प्राप्त थे भारत में, हिंदुस्तान में निवास करने वाले नागरिकों को, उन समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया। जहाँ भी पाते थे अंग्रेज वो गोली मार देते थे, इनके परिवारों का उत्पीड़न करते थे। तो हमारे निषाद समाज की जो भी जातियाँ थी, उपजातियाँ थी, ये जंगलों के किनारे, नदियों के किनारे रहना शुरू कर दी अंग्रेज़ों से बचने के लिए। अब देख लीजिए, 1600 से लेके 1872 से लेके आपका देश आज़ाद हुआ, अपना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 1947 तक भी ये जातियाँ आपराधिक जाति के रूप में थी। 1952 में इन जातियों को आपराधिक जाति से बाहर किया गया। 1952 में इन जातियों को आपराधिक जाति से बाहर किया गया। 1952 के बाद इन जातियों को हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार प्रदत्त सारी व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ। यानी 1952 से इन जातियों को शिक्षा प्राप्त हुआ। 1952 के पहले इन जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो जिस भी समाज का, जिस भी व्यक्ति का और जिस भी एक परिवार का, जिले का, प्रदेश का, देश का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा और शिक्षित होता है। तो हमारे समाज के पीछे जाने के प्रमुख कारण रहा कि हमारा समाज इन्हीं कारणों से, और भी तमाम कारण थे, शिक्षा से दूर रहा। और शिक्षा से दूर रहने के कारण हमारे समाज का मुख्य धारा में सम्मिलित न होने का प्रमुख कारण रहा। और श्री रूप से तो निषादों की, अब देखिए, निषाद धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, तो अपने हक और अधिकार को मांग रहा है। भाई, निषादों का जल है, निषादों का तालाब है, निषादों का पोखरा है, निषादों का बालू है, निषादों का खनन है। इन अधिकारों को अब दूसरों को जब दिया जाएगा तो कहाँ से निषादों का विकास होगा। तो पोखरा निषादों का है। बिल्कुल है। तो फिर ये आरोप कैसे लगता है कि अन्य जातियों को पोखरा पानी पीने नहीं दिएगा। जब पोखरा आपका था तो आरोप क्यों लगा। अन्य जातियों का जो आरोप लगा, पोखरा हमारा था तो बताए तो आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी, और आप बताए दबंग जाति थी। आपको बताए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद जो है हमारी जातियों को आपराधिक जाति घोषित किया गया। आपराधिक जाति घोषित करने के बाद यानी आपकी जाति दमदार जाति थी, तो फिर कैसे कहा था कि अन्य जाति लोग दलितों को पानी नहीं पीने दिए। बिल्कुल नहीं पीने दिए। तो पोखरा आपका तो मालिक कोई और कैसे, वो भी दबंग जाति रहते हुए। वही तो बता रहे हैं आप। यानी इतिहास गलत पढ़ाया गया।
बहुत इतिहासों में बहुत से कुटाराघात हुए, बहुत सी प्रकार की भ्रांतियाँ रही और हमारे समाज का बहुत प्रकार से उत्पीड़न हुआ। अब तो हमारा समाज धीरे धीरे जागना शुरू हुआ, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो जो भाई पढ़ेगा, जो लिखेगा और जो जानेगा वही तो अपना हक अधिकार मांगेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अपना हो रहा है। निषादों में न कोई पत्रकार है, निषादों में न कोई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति है, निषादों में न कोई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति है, निषादों में न कोई प्रमुख सचिव है, निषादों में न कोई मुख्यमंत्री है। निषादों क्या बात करते हैं, उड़ीसा मुख्यमंत्री तो निषाद हैं। अब आप बता रहे हैं तो मान लेते हैं। हमारी जानकारी में जीतन राम मांझी को मैं जानता था कि मुख्यमंत्री बिहार के थे। नहीं, वर्तमान जो मांझी जी हैं वह उड़ीसा मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। हाँ तो फुल फेज नहीं है वो, फुल फेज नहीं, फुल फेज है। क्या बात के स्पष्ट बहुमत पर पहली सरकार वहाँ नहीं है। अब निषादों के हित में हमारे समाज में केवल जमुना निषाद जी काम किए, स्वर्गीय पूनम देवी जी ने काम किया, विशंबर निषाद जी ने काम किया और हमारे गोरखपुर जिले में तमाम हमारे स्थानीय नेता है निषादों के नेता। लेकिन निषादों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा तो वकील साहब निषादों समस्याएं जस की तस क्यों? आप भी एक दमदार व्यक्ति हैं। निषादों की जस की तस समस्या इसीलिए कि निषादों के पास शिक्षा EWS का आरक्षण मिला कि नहीं मिला। तो निषादों कब आरक्षण मिलेगा? आप निषादों बात कर रहे हैं, आप एक दमदार व्यक्ति हैं। निषादों का अधिकार, निषादों का हक और अधिकार तभी मिलेगा ना जब निषाद पढ़े लिखेंगे, जागरूक होंगे, बौद्धिक होंगे, अपने हक अधिकार को जानेंगे। आप बताइए EWS का 10% आरक्षण दे दिया गया, इसमें कोई हंगामा हुआ पूरे देश? तो 27% तो पिछड़ा दलितों को दिए गए। 50% हंगामा कोई हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो हर वर्ग में गरीब हो तो 50% उनको दिया था। क्या हर वर्ग में गरीब नहीं है तब, लेकिन इसकी भी समीक्षा लेकिन समीक्षा होना चाहिए। आप बताइए। जो उत्पत्ति है उनकी